नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इनोवेटिव ज्योतिष ग्रुप में। हमारे यहाँ पर 15 दिसंबर 2025 से 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यू कोर्सेज शुरू होने वाले हैं। उसमें सबसे पहले खुल्लर पद्धति से कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी, दूसरा कोर्स है आपका आरजी राव वाला ओरिजिनल भृगु नंदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, और तीसरा कोर्स है जो कि हमने खुद स्ट्रक्चर किया है, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी। जो भी फ्रेंड ज्वाइन करना चाहें वो 9013798899 पर कांटेक्ट कर सकते हैं और इस कोर्स के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। थैंक यू। बात बहुत कैजुअल है, मगर जो हमारा डिस्कशन है वो कैजुअल नहीं होने वाला है। आज जो हमारी ये बात होने वाली है, इसके अंदर आप जो सीख कर जाओगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीख कर जाओगे। कई बार ये होता है हम घंटों बात करते हैं मगर निष्कर्ष कुछ नहीं निकलता, मगर बहुत बड़ा निष्कर्ष निकलने वाला है। जैसा कि आपने प्रश्न पूछा था कि हम रिश्तों के ताने बाने को किस तरीके से देखेंगे, क्या हमारी जन्म कुंडली के अंदर देखकर हम पता कर सकते हैं कि हमारी जिंदगी के अलग अलग रिश्ते किस तरीके से निकलेंगे, हमारे पिता के साथ कैसे रिश्ते होंगे, माता के साथ कैसे रिश्ते होंगे, भाइयों के साथ कैसे रिश्ते होंगे, पत्नी के साथ कैसे रिश्ते होंगे, बहन के साथ कैसे रिश्ते होंगे, ससुराल पक्ष के साथ कैसे रिश्ते होंगे। जन्म कुंडली की ये ब्यूटी है, उसके अंदर हर एक चीज का जवाब है। सवाल केवल इतना है कि आपको देखना वो आता है या नहीं आता है। अब ये आप थोड़े से डिस्कशन के अंदर बहुत बड़े ज्योतिष सूत्र में आपको यहाँ पर बताने वाला हूं, और उन ज्योतिष सूत्रों को आप लेकर जाएंगे तो आप एस्ट्रोलॉजी की एक बहुत ही नई चीज आप सीख कर जाएंगे। जैसा आपने पूछा था कि हमें कैसे पता रहेगा, ज्यादातर पेरेंट्स कंसर्न होते हैं जैसे ही उनकी उम्र बढ़ने लगती है, बच्चे सेट होते हैं, जस्ट मैरिज की उम्र होने लगती है, तो उनका सबसे बड़ा सवाल उनके दिमाग में आता है कि बच्चों के साथ आफ्टर मैरिज कैसे रिश्ते होंगे, क्या बेटे या बेटी उनका ध्यान रख पाएंगे, उनके रिश्ते प्रॉपर होंगे, उनके साथ वो रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। अब कुंडली में देखिए कितना चमत्कार है, और ये बहुत साइंटिफिक और मैथमेटिकल है। जन्म कुंडली के अंदर संतान को देखने का तरीका होता है 5वां भाव। हमें यहां पर 5वें भाव पर फोकस नहीं करना है, आपको देखना है कि आपके रिश्ते किससे कैसे रहने वाले हैं। उसका जो सीधा सिद्धांत या नियम मैं आपको बता देता हूं, आप इसे नोट कर सकते हैं। हर एक रिलेशन का कारक है एक कुंडली के अंदर, जो ग्रह है हर एक रिश्ते का कोई न कोई कारक बनाया हुआ है। लाइक संतान का कारक जुपिटर है, पिता का कारक सूर्य है, पत्नी का कारक या पति का कारक, मैरिज का कारक शुक्र है। पति का कारक जनरली जुपिटर मानते हैं बहुत लोग, मगर मैरिज का कारक शुक्र होता है, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। छोटे बहन भाई का कारक हमारा मार्स है, और इसी तरीके से हर चीज के कारक है। मां का कारक चंद्रमा है। अब आपको यदि देखना है कि आपके पुत्र या पुत्री के साथ, डॉटर और सन के साथ आफ्टर मैरिज या जब आप ओल्ड एज जाते हो तो आपके किस तरीके के रिश्ते होंगे, कुंडली में देखने के इसको बहुत आसान तरीके हैं, और 2 तरीके हैं। आप इसको सीखेंगे तो आप सब रिश्तों को निकाल पर जाएंगे, और इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। आप कहीं सोचें कि ये लगेंगे नहीं, ये लगने ही है, इनका कोई एक्सेप्शन नहीं है। आप उस नेटिव की जन्म कुंडली उठा ले, पुत्र से रिश्ते देखने, आपको स्वयं के पुत्र से रिश्ते देखने हैं तो अपनी कुंडली का आप जुपिटर की स्थिति देख ले कुंडली में, और जुपिटर से 5वां भाव देखें। आपको लग्न से 5वां भाव देखने की आवश्यकता नहीं है, जुपिटर से 5वां भाव आप देख लें, और 5वें भाव में स्थित ग्रहों को देखें। अब ग्रहों की बात यहां पर 2 तरीके के ग्रह होते हैं, एक शुभ और अशुभ। अब फंक्शनल और नेचुरल 2 तरीके की इनकी शुभता और अशुभता होती है। एक फंक्शनल बेनिफिक होते हैं, एक नेचुरल बेनिफिक होते हैं। नेचुरल बेनिफिक फिक्स है, वो आपका शुक्र है, नेचुरल बेनिफिक जुपिटर है, और कभी कभी कंडीशनल बेनिफिक मरकरी और मून हो सकते हैं। आपको ये देखना आना चाहिए कि आपकी कुंडली के अंदर जुपिटर और वीनस में कोई देखने की जरूरत नहीं है, वो ऑलवेज बेनिफिक है। बाकी दोनों आपके बुध और चंद्रमा बेनिफिक भी हो सकते हैं, मेलिफिक भी हो सकते हैं, आपको उन्हें देखने की जरूर आवश्यकता है। अब देखिए आपकी कुंडली के अंदर वो बेनिफिक है या मेलिफिक है। अब आप देखिए बाकी सबको आप मेलिफिक मानकर चले, मैंने बेनिफिक आपको डिफाइन कर दिए,
बाकी सब नेचुरल मैलिफिक है। अब गुरु से 5वें भाव पर अब देखिए इनमें से कोई बेनिफिक बैठा हुआ है या मैलिफिक बैठा हुआ है। पहला नियम, अब क्या क्या हो सकता है। सपोज वहां मैलिफिक बैठा हुआ है, अब उस पर एस्पेक्ट देख लीजिए, दृष्टि देख लीजिए, किसी का एस्पेक्ट है क्या। मैं मान लेता हूं सपोज किसी का भी एस्पेक्ट नहीं है, गुरु से 5वें भाव के अंदर एक अशुभ ग्रह बैठा हुआ है, ना ही बेनिफिक का एस्पेक्ट है ना ही मैलिफिक का एस्पेक्ट है, तो आपकी संतान के साथ रिश्ते खराब होने वाले हैं, बहुत बेहतरीन नहीं होंगे, अच्छे नहीं होंगे, आप जैसा एक्सपेक्ट कर रहे हो वैसे बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो आपको प्रॉब्लम्स रहेंगी, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम रहेंगी। अब यहीं पर दूसरा क्वेश्चन अराइज हो जाता है, इमीडिएटली सेकंड क्वेश्चन इज देयर। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, एक मिनट, सेकंड क्वेश्चन अराइज हो जाता है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है कि वहां पर एक बेनिफिक और एक मैलिफिक रहा है, तो आपके खट्टे मीठे रिश्ते रहेंगे, कभी अच्छे और कभी बुरे। मैलिफिक प्लेनेट ही बैठा हुआ है, उसे मैलिफिक ही एस्पेक्ट कर रहा है, तब वो स्थिति आएगी कि आपकी संतान कहीं दूर चलेगी तो आपको वो भूल जाएगी, आप किलपते रहोगे, तड़पते रहोगे कि आपकी संतान आपका ध्यान नहीं रखने वाली है। मगर वहां पर मैलिफिक बैठा हुआ है, उसे एक बेनिफिक प्लेनेट एस्पेक्ट कर रहा है, तब आपको बीच बीच में कड़वे मीठे अनुभव होते रहेंगे। ऐसे ही एक दूसरी स्थिति आ जाती है कि वहां पर बेनिफिक बैठा हुआ है, किसी भी मैलिफिक का कोई असर नहीं है, तो संतान से आपके सामान्य रिश्ते होंगे जैसे होने चाहिए। और बेनिफिक प्लेनेट बैठ गया जुपिटर से 5वें भाव में, और बेनिफिक ही उसको एस्पेक्ट भी कर रहा है, या बेनिफिक 2 प्लेनेट बैठ गए वहां पर, बेनिफिक का एस्पेक्ट आ गया, तो आपकी संतान आपको जैसे दशरथ के लिए राम थे, इस तरीके से आपका वो आदर सम्मान करेंगी, आपको सबसे आगे बढ़ाकर रखेंगी और आपसे हर बात में आपकी पूछताछ होगी, आप सबसे बेहतरीन स्थिति में होंगे। अधिकतर केसेस में यह होगा कि जुपिटर से 5वें भाव में कोई भी नहीं है, और कोई भी नहीं है तो आप एस्पेक्ट को इंपॉर्टेंस देंगे। जो भी प्लैनेट उस जगह पर एस्पेक्ट कर रहा है, यदि वो बेनिफिक है तो वो थोड़ा बेहतर रहेगा, मैलिफिक है तो थोड़ा खराब रहेगा, कोई भी एस्पेक्ट भी नहीं कर रहा तो सामान्य जाएगी, ना ही आपकी संतान से बहुत ज्यादा इंटीमेसी होगी और ना ही कोई आपको उनसे कोई ऐसा होगा कि इन्होंने अच्छा नहीं किया। सपोज बाहर जाकर रहने लग गए तो आप सोचोगे कि भाई जॉब के लिए बाहर जाकर रहना ही पड़ेगा, कटुता नहीं होगी। इस तरीके से हमें इसे एनालाइज करना है। आप किसी भी रिश्ते को इस तरीके से एनालाइज कर सकते हो, मगर संतान के लिए केवल जन्म कुंडली सफिशिएंट नहीं है। जैसा मेरा हमेशा कहना है, हर क्लास में मैं ये बोलता हूं, हर वीडियो में मैं ये बोलता हूं कि हमें डिविजनल चार्ट को देखे बगैर किसी के बारे में पूरी तरीके से कंक्लूजन नहीं निकालना चाहिए, कोई भी धारणा हमें नहीं बनानी चाहिए। अब क्या होगा देखिए, आप अपना संतान के लिए जो डिविजनल चार्ट होता है 7th हाउस का डिवीजन होता है, हालांकि उसको लोग 5th हाउस का डिवीजन मानते हैं, वैसा नहीं है, वो 7th हाउस का डिवीजन है जिसे सप्तांशा चार्ट बोलते हैं। सप्तांशा का रिजल्ट संतान होती है, 7th हाउस का रिजल्ट 5th हाउस होता है। एक्चुअली हर भाव से 11वां भाव उसकी प्राप्ति होती है, गेन, तो मैरिज की गेन 5th हाउस है। तो जो सप्तांशा चार्ट होता है, अब आप अपनी संतान से रिश्ते देखने के मैं आपको दूसरा शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं। आप D7 चार्ट आपका पकड़ लीजिए जिसे सप्तांशा बोलते हैं, उसकी लग्न को चेक करिए आप, लग्न के अंदर कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। जो मैंने अभी आपको नियम बताए थे जन्म कुंडली में जुपिटर से 5वें भाव के जो नियम थे, उन्हीं नियमों को आप सप्तांशा कुंडली की लग्न पर एज इट इज लगा दीजिए। यदि वो नियम आपके लगते हैं, सप्तांशा कुंडली की लग्न में मैलिफिक प्लैनेट बैठा हुआ है, तो संतान से रिलेटेड आपको परेशानियां रहेंगी, रिश्तों में परेशानियां रहेंगी, या किसी न किसी तरीके से आप उनकी वजह से परेशान रहेंगे। सप्तांशा कुंडली की लग्न में बेनिफिक बैठा हुआ है, उस पर इन्फ्लुएंस भी बेनिफिक है, तो संतान की वजह से आप सुखी रहेंगे हर तरीके से। उसके बाद व्यवहार और आप बुढ़ापे में वो आपका बहुत साथ देगा, आपकी हर तरह से सेवा चाकरी आपकी संतान करेगी। इस तरीके से हमको कंक्लूजन ड्रॉ करना है। अब ये तो बात की मैंने संतान की। सबसे बड़ा सवाल आज के टाइम पर आप देख सकते हो, हम कुंडली मिलान करते हैं जब भी किसी की मैरिज कराते हैं, मगर आपकी कुंडली का क्या? आप कितना भी मिलान कर लीजिए, जब आपकी कुंडली के अंदर जो अपने साथी, स्पाउस, पत्नी या पति के साथ जैसा होना है वो होकर रहेगा।
अब वैसे ही योग यदि पति पत्नी दोनों की कुंडलियों में हो जाते हैं तो वो थोड़ा ज्यादा खतरनाक लेवल पर चले जाते हैं। अदरवाइज आपकी कुंडली में यदि आपकी पत्नी से बनना नहीं लिखा हुआ है, उससे खराब रिश्ते लिखे हुए हैं, तो वो खराब रिश्ते होकर रहेंगे जब कितनी भी कुंडलियों का मिलान करते रहे। तो आपको देखना किस तरीके से है, जिस तरीके से संतान का जो कारक है वो जुपिटर है, और पति पत्नी का यहां पर शादी के कारक की बात कर रहा हूं मैं, शादी का कारक शुक्र होता है। अब हमें किस तरीके से देखना है, शादी का कारक शुक्र है तो आप अपनी जन्म कुंडली के शुक्र को देख लीजिए और उससे 7वें भाव को एनालाइज करिए। जब भी मैरिज का प्रॉमिस भी देखा जाता है तो शुक्र से 7वां देखा जाता है। हमेशा कारक की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। आपको रिश्तों की गहराई, रिश्तों की समझ, रिश्तों की शालीनता, रिश्तों में मिठास, रिश्तों में कड़वाहट जब भी देखनी है तो कारक से आप कंसर्न हाउस देखिए। 7वां भाव मैरिज का होता है तो उससे आपका 7th हाउस को देखिए। आप वहां से 7th हाउस को हम देखेंगे। तो शुक्र से 7वें भाव को देखिए वीनस से। यदि 7वें भाव में मेलिफिक प्लैनेट बैठे हुए हैं 7th हाउस में, या 7th हाउस पर मेलिफिक प्लैनेट्स का इंफ्लुएंस है, तो आप कितनी भी कुंडली मिलान कर लीजिए, पति पत्नी के बीच में छोटे या बड़े डिस्प्यूट जरूर होते रहेंगे। अब शुक्र से 7वां भाव कितना अधिक पीड़ित है, उतने ही आपके रिश्ते ज्यादा खराब होंगे। शुक्र से 7वां भाव कितना शुभ प्रभाव के अंदर है, उतने ही मधुर रिश्ते होंगे। सिंपल नियम है। अब मुझे देखना है कि और दूसरा नियम, डिविजनल चार्ट के बगैर कुछ भी कहना बेकार है। तो अब मैं क्या करूंगा, देखिए कितना सिंपल सूत्र है। नवांश कुंडली में चले जाइए। नवांश आपकी शादीशुदा जिंदगी की पूरी कहानी, पूरी पत्री, पूरी किताब नवांश है। नवांश की लग्न को आप चेक कर लें। नवांश की लग्न पर अशुभ प्रभाव है अधिक से अधिक, तो समझ लीजिए आपकी मैरिड लाइफ के अंदर ट्रबल्स निश्चित होनी है। कितनी ट्रबल होंगी यह भी बताना बहुत आसान है। लग्न पर जितना ज्यादा अशुभ प्रभाव है उतनी ज्यादा ट्रबल्स होंगी। शुभ और अशुभ प्रभाव है, इसका मतलब आपकी गाड़ी चलती रहेगी, रुकती रहेगी, चलती रहेगी। कभी मनमुटाव होंगे मगर फाइनली आप लोगों के बीच में रिलेशन एग्जिस्ट करेंगे और आपकी गाड़ी आगे चलती रहेगी, जो कि अधिकतर लोगों के केस में होता है। मगर नवांश कुंडली की लग्न पर पूरा शुभ प्रभाव है, उसका मैं आपको दूसरा एक चीज और बता देता हूं कि पति पत्नी से तो मधुरता रहेगी, मगर ऐसे पर्सन के पति पत्नी के अलावा यदि फीमेल नेटिव है तो और मेल नेटिवों से भी रिश्ते बहुत मधुर होते हैं, और मेल नेटिव है तो उसका और फीमेल नेटिव से भी रिश्ते बहुत मधुर होते हैं। जो भी अपोजिट पार्टनर है उससे उसके रिश्ते मधुर होते हैं। तो ऐसे लोगों की बहुत ज्यादा शुभ प्रभाव होने पर ऐसे लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल और मल्टीपल रिलेशंस होने की पूरी संभावना भी होती है। इसलिए नवांश कुंडली की लग्न आपकी बैलेंस होनी चाहिए, ना ही तो पूरी तरीके से पीड़ित होनी चाहिए और ना ही पूरी तरीके से शुभ प्रभाव में होनी चाहिए। आपको अपने बहन भाइयों से रिश्ते देखने हैं, यह भी एक बहुत कॉमन है। छोटी बहन, छोटा भाई, बड़ी बहन, बड़ा भाई। अब आप क्या करिएगा, छोटे बहन भाई का कारक मार्स होता है, मंगल। तो आप मंगल से तीसरे भाव की स्थिति बिल्कुल इसी तरीके से चेक करेंगे जैसे मैंने बताया आपको। और छोटे बहन भाइयों के लिए आप दृष्टिकोण D3 चार्ट में चले जाइए। 3rd हाउस का वो एक्सटेंशन है। 3rd हाउस से छोटे बहन भाई को देखते हैं तो मंगल से तीसरे भाव की स्थिति आप D1 चार्ट में देखेंगे। आपको पूरी स्टोरी पता चल जाएगी, अनफोल्ड हो जाएगी कि आपके छोटे बहन भाइयों से किस तरीके के रिश्ते रहने वाले हैं। और जैसे ही आप D3 चार्ट की लग्न पर जाएंगे तो लग्न पर पहुंचते ही आपको यह स्थिति भी क्लियर हो जाएगी कि छोटे बहन भाइयों से आपके किस तरीके के रिश्ते यहां पर रहने वाले हैं। आपको अपने पिता से रिश्ते देखने हैं। देखिए, पिता से हम रिश्ते देखते हैं, कई लोगों के बहुत मधुर रिश्ते होते हैं। पिता उनका बहुत ध्यान रखते हैं, पिता उनके लिए सब कुछ करते हैं, अपनी लाइफ पूरी उनके लिए ही वो बिता देते हैं। तो पिता से यदि देखना है तो पिता का कारक जो कुंडली में होता है वो होता है आपका सन या सूर्य। और 9th हाउस, लग्न से 9th हाउस को हम पिता के लिए देखते हैं। तो अब आप अपनी जन्म कुंडली में सूर्य से 9th हाउस की स्थिति देख लीजिए। सूर्य से 9th हाउस की जैसी भी स्थिति होगी उसी स्थिति में आपके अपने पिता से रिश्ते होंगे। अब स्थिति कैसे देखते हैं वो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, मगर अब उसमें डिविजनल चार्ट में अब जाएंगे अब D12 चार्ट में।
मगर D12 चार्ट की आपको लग्न नहीं देखनी है। पिता के केस में D12 चार्ट के 9th हाउस को देखना है आपको। D12 चार्ट के 9th हाउस को देखिए, 9th हाउस कितना आपका पीड़ित है या कितना वो आपका शुभ प्रभाव में है, उतने ही बेहतरीन आपके अपने फादर के साथ रिश्ते होंगे। कई बार हम मदर के साथ रिश्ते देखते हैं। मदर का कारक चंद्रमा, मदर का भाव चौथा होता है कुंडली में। तो आप चंद्रमा से चौथे भाव की स्थिति अपनी जन्म कुंडली में देख लीजिएगा, उससे आपको अपनी मदर के साथ के रिश्तों के बारे में पूरा पूरा पता चल जाएगा। आप जब डिविजनल चार्ट की बात कर लेते हैं, D12 द्वादशांश चार्ट के अंदर आप जाइए और चौथे हाउस को देखिए, वहां पर 4th हाउस को लग्न बनाकर देख लीजिए। 4th हाउस पर कितना एफ्लिक्शन है या कितने शुभ प्रभाव में है, उतने ही बेटर या खराब रिश्ते आपकी अपनी मदर के साथ होंगे। तो मैंने आपको यहां पर आज पूरी तरह ये बता दिया है, ये आप सीक्रेट मानकर चलिए एस्ट्रोलॉजी का, जो अक्सर ना ही आपको कहीं लिखा मिलेगा, ना ही अक्सर आपको कोई बताएगा। तो आज आप एक बहुत बड़ी चीज यहां पर सीख कर जा रहे हैं कि हम हमारी लाइफ के सभी रिश्तों में कितना आपका जो भी उलझन रहेगी, जो भी रिश्तों में मधुरता रहेगी, जो भी रिश्तों में आपकी जो कड़वापन रहेगा, वो सभी कुछ इसके अंदर पता चल जाएगा। असेस करना एक एस्ट्रोलॉजर का खुद का काम है। सूत्र मैंने बता दिए हैं कि कितना ज्यादा एफ्लिक्शन है वो आपको समझ में आना चाहिए, कितनी शुभ प्रभाव है वो आपको समझ में आना चाहिए। तो सिंपल रूल है आपका कि किसी भी चीज के कारक से कंसर्न हाउस को आप देखिए, कंसर्न डिविजनल चार्ट की लग्न को देखिए, उससे उस रिश्तों की मधुरता और आपका कड़वापन आपको पता चल जाएगा। उम्मीद है आप बहुत नया कंसेप्ट अभी सीख पाए होंगे। तो ये हम जनरल डिस्कशन को एंड कर देते हैं, और आपको जैसा भी ये लगे आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये बताएं, क्योंकि ये इसमें इसका कोई भी आपका एक्सेप्शन नहीं है, ये बिल्कुल सटीक 100% एक्यूरेट सूत्र मैं आपको दे रहा हूं।